नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर जहां इन कुर्सियों पर बैठे हुए ये लोग पश्चिमी एकता का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण संगठन का हिस्सा है। नाम है G7। ये वही लोग हैं जो एक टाइम पर पूरी दुनिया को कंट्रोल करा करते थे। चाहे ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, सब पर पूरी दुनिया पर वर्चस्व ही इनका था। एक समय ऐसा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी इनसे ज्यादा कमजोर थी, इतनी ज्यादा ताकत थी। लेकिन अब ये खुद कमजोर हो चुके हैं। कमजोर करने वाला कौन? रूस, चीन नहीं, बल्कि खुद का ही एक सदस्य ने मोर्चा खोल दिया, जिससे G7 की पूरी एकता टूट गई है। और यहां पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है यूरोप को, जो अपने आप को पूरा अकेला पा रहा है। ये करने वाला कौन? ये महाशय डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं कि ये जो यूरोप है, ये जो संगठन बनाए गए हैं अमेरिकन प्रोस्पेरिटी के लिए, नेटो जैसे, ये बकवास है। इन्होंने अमेरिका को बांध कर रख रखा है और सारा दोष जो अमेरिका की विफलता का, वो मढ़ते हैं किसके सर पर? अपने मित्रों के सर पर। कि तुम्हारे लिए मैं दूसरे देशों से युद्ध करूं, तुम्हें बचाऊं, और मेरी इकोनॉमी में तुम इतना ज्यादा व्यापार घाटा कर रहे हो, सारी फैक्ट्रीज अपने यहां पर लेके जा रहे हो। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यह बहुत बड़ा चेंज होता है पुराने प्रेसिडेंट्स जैसे कि बाइडेन जैसे, जो हमेशा कहते हुए आए कि देखिए, यूरोप और जो अमेरिका है, हमारी जो टाइज है बहुत गहरे हैं। अगर हम साथ डूबेंगे तो साथ जीतेंगे। पूरी बात वो करते थे अलायंस और पार्टनरशिप पर फोकस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाड़ के अंदर जाओ, बिकॉज यूरोप के चक्कर के अंदर ही मुझे टैरिफ्स लगाने पड़े। व्यापार घाटा जो तुमने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स करा है मेरे साथ, जो तुमने धोखा दिया है, जो तुमने सारी की सारी फैक्ट्रीज लगाई है, जो तुमने अमेरिकन के बड़े बड़े जायंट्स एप्पल और गूगल, फेसबुक पर एंटी ट्रस्ट चीजें लगाई है, अब मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं इनके खिलाफ जाऊंगा। अमेरिका पहले आएगा और फिर तुम अपना देख लेना। ऊपर से वो साफ कहते हैं सैंक्शंस का उपयोग करूंगा मेरी ही चीजों को बचाने के लिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जीतेगा, बाकी पूरी दुनिया जले मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये दिख जाता है जब फाइव आइज नाम के संगठन को भी वो दरकिनार कर देते हैं। लेकिन बड़ा झटका लगता है 2016 नेटो को, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जाते हैं और सबकी उम्मीदें होती है कि इस इंसान को किसी भी तरीके से रोक ले। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि मैं तो नेटो छोड़कर जा रहा हूं। इतना ज्यादा नफरत करते थे। नफरत का कारण यह था कि तुम्हारे लिए अमेरिका दुनिया भर के दूसरे देशों से लड़े, तुम्हारे युद्ध लड़े, और तुम अपनी इकोनॉमी में खर्चा करो। हां, तुम अमेरिका के साथ व्यापार घाटा सुधारोगे नहीं, मार्केट खोलोगे नहीं, और ऊपर से अमेरिका सारा खर्चा भी खुद उठाए। तो हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। संदेश साफ था कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। और यहां तक कि सबसे बड़ा झटका G7 को उनमें से एक जो लगता है, जब वो कनाडा को कहते हैं कि 51st स्टेट बना दूंगा। पहले तो सोचा यार ऐसी बकैती तो ये खूब करते हैं, मजाक ही कर रहे होंगे, प्रेसिडेंट से तो पहले ये टीवी स्टार रह चुके। लेकिन झटका लगा जब उन्होंने बार बार ये चीज रिपीट करना शुरू कर दिया। यहां पर कनेडियंस को डर लगा कि सच में वो कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कनाडा ने भी कहा कि मुझे अमेरिका पर भरोसा नहीं है, यूरोप के साथ ही मैं मिलूंगा और अपने आप को शक्तिशाली बनाऊंगा ताकि अमेरिका से बचा सकूं। और ये वो आइकॉनिक तस्वीर है जिससे पूरे के पूरे G7 फाइनली टूट गया। किस मुद्दे पर? यूक्रेन के मुद्दे पर। आखिरी नेल इन द कॉफिन थी जिसने पूरी तरीके से ट्रांस अटलांटिक यूनिटी को तोड़ दिया। क्योंकि वेस्ट के हिसाब से ये कौन है? ये एक तानाशाह है, क्रूर डिक्टेटर है, ये हजारों बच्चों की मौत का राजा है, खून पीने वाला दाना। वैसे हर तरह के अपशब्द बोले गए थे पुतिन को, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करा, सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन इन्होंने सत्ता के अंदर आते ही युद्ध रुकवाने के लिए सीधे फोन करा किसको? पुतिन को, और बोला कि आइए युद्ध रोकते हैं। इतना बड़ा झटका कभी भी वेस्ट सोच नहीं सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा जो चहेता है इनका वेस्ट का, खासकर यूके जैसी कंट्रीज का, जेलेंस्की को बुलाया किससे मिलने? पहली मुलाकात ट्रंप के साथ, और इतनी बुरी तरीके से उसको झाड़ा, एक तरीके से नंगा कर दिया, अपमानित कर रहा कि बोलो तुम युद्ध रोकने की बात करो, तुम्हें फोकट का चीज नहीं बोलूंगा, ट्रेड टाइज के ऊपर बात करो, मिनरल्स दो, इतना सारा जो एड दिया हमने तुम्हें फोकट के अंदर नहीं दिया है। तो अमेरिका पूरी तरीके से बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वॉर बाइडेन ने स्टार्ट करा है, यूरोप का है, तुम लड़ो तुम मरो, मुझे मत घसीटो। आखिरकार में ये बहुत बड़ा झटका उनको लग गया। इसके अलावा ही यूरोप ने बोला मोदी जी से कि आप क्यों नहीं कंडेम कर रहे? मोदी जी ने कहा मैं अकेला नहीं हूं,
कि किसका वॉर है, तुम्हारा युद्ध है, क्योंकि पूरा जो ग्लोबल साउथ है जिसका इंडिया लीडरशिप कर रहा है, उन्होंने भी रशिया का कंडेम करने से मना कर दिया, वेस्ट का साथ नहीं दिया। और जयशंकर जी की जो बात है कि इस माइंडसेट से निकल जाओ कि यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये घमंड उनका चूर हो गया। यूरोप को पता लगा कि हमारे साथ तो कोई दोस्त ही नहीं है जो पूरी की पूरी लाइन ले रहा है। और ऊपर से उस कॉन्टिनेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि जर्मनी जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है यूरोप का, लगातार क्राइसिस फेस कर रहा है। लगातार दूसरे साल तक उसकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जा रही है, फोक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनीज फैक्ट्रीज बंद कर रही है। इसी के अलावा यूरोप के अंदर कई सारे दिक्कतें हैं, जैसे कि पॉपुलेशन नहीं हो रही, अब उनकी जो प्रजनन दर है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ चुकी है, इसलिए वो डिपेंडेंट है बाकी लोगों पे। लोग ही नहीं है तो फैक्ट्री कहां से नए टैक्सेस आएंगे। दूसरा, नाव भर भर के उनके यहां पर अटैक हो रहा है, बाहरी लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इलीगली घुस रहे हैं, जो ना उनके कल्चर के ना उनके धर्म के है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त है। और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर भी यूरोप पिछड़ता जा रहा है, उनका पूरा आभास है। और ऐसे समय के अंदर उनको एक ही दृष्टि दिखती है, एक ही देश दिखता है, जो है भारत, जो इन सभी चुनौतियों के बीच में लगातार इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करता जा रहा है। यूरोप को पूरी तरीके से दिख रहा है कि देखिए, इस देश से सीखिए क्या फॉरेन पॉलिसी मैनेज करी है। चीन तक से अगर कॉन्फ्लिक्ट हुई तो भी उसको चुपचाप सुलझा लिया गया, मिलिट्री झड़प थी। इसके अलावा चाहे ईरान हो या इजराइल हो, रूस हो या फिर यूएसए हो, सबसे मित्रता है इस देश की। ऊपर से इकोनॉमी के अंदर कमाल देख ही रहे हैं, लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन चुका है। जहां यूरोप की हालत बहुत बुरी है, वहां पर इंडिया लगातार छलांगों पे छलांग मारे जा रहा है। चौथी सबसे बड़ी हम इकोनॉमी बन चुके हैं, बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2045 तक तो इंडिया $50 ट्रिलियन भी पार करेगा। ये सारी चीजों के बीच के अंदर ही जयशंकर जी गए हैं यूरोप, जहां पर उनका स्वागत करती है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, सबसे ज्यादा बड़ी सर्वोच्च ताकतवर नेता उर्सुला। और सीधे देखिए क्या कहती है इनको, सीधे कहती है कि वेलकम टू माय फ्रेंड। जयशंकर जी को दोस्त बताती है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर को दोस्त बताना ये प्रोफाइलिंग है कि इंडिया की कैसे दुनिया के स्टेज पर अपनी साख बढ़ाने में कामयाब हुआ है। साथ में कहती है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो आगामी क्षेत्रों के अंदर पार्टनरशिप है, जैसे कि हमारी टेक, इनोवेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस के अंदर, वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये और ज्यादा ग्रो करेगी। या फिर इस इंसान को, मार्क कार्नी को, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को G7 के लिए बुलावा देना, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया की प्रोफाइल बढ़ती जा रही है। किसी भी हालत में इंडिया को इग्नोर नहीं करा जा सकता, ये इनको समझ में आ गया। और यही चीज वो कन्विंस करने के अंदर लगे हैं कि इंडिया की तो हमें सुननी पड़ेगी। बिकॉज यूरोप को क्या चाहिए? लोग, स्मार्ट लोग चाहिए, और भारत के पास इनकी कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा स्मार्ट लोग, जो कानून का पूरा पालन करते हैं, जो इस तरह की वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर जीवित रहते हैं, अपना कल्चर बनाते हैं और पूरे कानूनों का पालन करते हुए बड़े क्षेत्रों के अंदर सीईओ बनते हैं, पूरी तरीके से रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, ये सारे भारत के छात्र हैं। सबसे सुपर स्मार्ट ब्रेन्स यूरोप को इनकी आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के अंदर, ट्रेड के अंदर, अपनी कंपनीज को ग्रो करने के अंदर इनकी जरूरत है। इसी चक्कर के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति जब जयपुर आए थे तो साफ तौर पर कहा था, हम चाहते हैं कम से कम 40,000 फ्रांस के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स आए हर साल। बेस्ट टैलेंट हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो इंडिया के पास अबंडेंट है। ऊपर से इंडिया को भी फायदा है, क्योंकि यूरोप के इस समय दोस्त नहीं है। यूरोप अमेरिका से भी दूरी बना रहा है, चीन उसको पूछता नहीं है। हमें क्या मिलेगा? हमें यूरोप से मिलेगा पैसा, हमें मिलेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, साथ में मिलेगी टेक्नोलॉजीज, ग्रीन क्लीन एनर्जी जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें फायदा होगा। तो इसलिए उनकी जो कमजोरी है, हमारी बढ़ती ताकत है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जो दोनों को म्यूचुअली प्रॉस्पर करेगी ग्रोथ के अंदर। और तो और बड़ी बात यह है कि इंडो पैसिफिक में जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, कि चाइना जहां पर दूसरी सॉवरेन टेरिटरीज की
लैंड अक्वायर करने में लगा हुआ है, उसको लेकर ही पूरा विवाद उपजा है। और खासकर यहां पर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश कह रहे हैं कि यूरोप की सिक्योरिटी सिर्फ यूरोप में रहते ही सिक्योर नहीं हो सकती, हमारे टाइज जरूरी है। टाइज तब हो पाएंगे, ट्रेड तब हो पाएगा जब ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक ओशन फ्री रहेगा। चाइना ये नहीं करने दे रहा है, इसलिए इनका अग्रीमेंट ये है कि हम साथ मिलकर काम करें, हम साथ मिलकर एक इंडो पैसिफिक विजन ले कि मल्टीपोलैरिटी इंडिया के साथ ही कॉम्प्लीमेंट करती है। और तो और विजन ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है जो फास्टर रूट और इस तरीके से पूरा इंटीग्रेट कर देगा, लंबे सारे डिस्टेंस को बचाएगा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करेगा और चाइना की जो इंफ्लुएंस है उसको काउंटर कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, और एक बहुत जरूरी लॉजिस्टिक अग्रीमेंट लेकर आ रहा है जो पूरे के पूरे यूरेशियन कनेक्टिविटी को चेंज कर देगा एक लैंडमार्क। इतना ही नहीं, दोनों देशों का जो फोकस है वो ईयू इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को भी है। 2023 के अंदर एडवांस हुआ था ये पूरा का पूरा कोऑपरेशन, और जहां पर एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को लेकर पूरा फोकस रहेगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को कैसे अपने इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेट करे स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए, ताकि विश्व के अंदर उभरते हुए इन चैलेंजेस का सामना कर पाए। और यही चीज है, कार्टून यूरोप की स्थिति दिखा रहा है जहां पर वो इतने से नाव के अंदर है और बगल में उनको कौन घेर रखे, शार्क्स घेर रखे। उन शार्क्स में से सिर्फ चाइना और रशिया नहीं है, उन शार्क्स के अंदर भी यूएस भी है। इसलिए इनकी नाव अब भारत के तट पर आ रही है एक ऐसे समय पर जब सबसे ज्यादा चैलेंज यूरोप फेस कर रहा है, अपने आप को एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसलिए उनको जरूरत है भारत की, क्योंकि भारत हमेशा एक सबसे बड़ा ताकतवर देश रहा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर। जब हम सबसे ज्यादा कमजोर भी थे उस समय भी भारत ने अपनी आवाज बुलंदी के साथ आजादी के जस्ट बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर रखी। कोल्ड वॉर के टाइम तब भी हमें कोई झुका नहीं पाया, और आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, डिफेंस पावर, ग्रेट पावर बनने की राह पर जब इंडिया निकला है तो उसको साथ देने आ रहा है कौन? यूरोप, क्योंकि इनकी मजबूरी है। और इसलिए एक समय पर जब इंडिया और यूरोप का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लग रहा था कि कभी नहीं होगा, कितने सालों से चल रहा है, 20 साल लगभग होने को आए, ये अब जल्द ही कॉम्प्लीमेंट करेगा, जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि यूरोप को चाहिए एक नया मार्केट, और इंडिया से ज्यादा बड़ा बूमिंग मार्केट नहीं हो सकता। चाइना के अंदर ये वैसे ही ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि कंपनीज को तो झटका मिल रहा है चाइनीज कंपनी से जो उनके यहां पर बेच रही है अपना सामान। यूरोपियन सामान अब नहीं बिक रहा है कहां पर? चाइना के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड की फैक्ट्री अब बेसिकली सारी चीजों पर कैप्चर करके उल्टा यूरोप को ही बेच रही है। और यूएस ट्रंप ने तो मना कर दिया कि अपना सामान कहीं और बेचो, टैरिफ पे करो। तो इस समय के अंदर एक और नई अपॉर्चुनिटी आती है यूक्रेन वॉर से लेकर, जहां पर यूरोपियन यूनियन को पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी से कुछ नहीं होता, आप अपनी सिक्योरिटी किसी को उधार पर या लोन पर नहीं दे सकते। यही हुआ, इसलिए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक 800 बिलियन यूरो 2025 का यूरोप रीआर्मामेंट प्लान लॉन्च करा है, जिसके अंदर वो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करेंगे। इस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के अंदर इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार बन सकता है, क्योंकि इंडिया क्या चीज बनाता है? चीप चीजें बनाता है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और कितनी ज्यादा वो बेहतर होती है ये तो सभी ने इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान देखा, चाहे आकाश तीर हो, आकाश मिसाइल सिस्टम हो, ड्रोन को जैम करने वाली टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे पूरे ईडब्ल्यू नेटवर्क को कंट्रोल करना हो, सब कुछ कर दिखाया है भारत के इंडिजिनियस सॉल्यूशन के अंदर। चाहे वो आपकी पिनाका बैरल हो, जिसे फ्रांस भी लेने को तैयार मन बना चुका है कि सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट करेगी यूरोप को, जहां पर इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफेंस साझेदार बनेगा, जैसे अभी साउथ कोरिया बना हुआ है यूरोप के लिए। और आखिरकार के अंदर ये दोनों के दोनों जो बहुत बड़े एक संगठन है और दूसरा देश है, इनकी विचार एक है कि इस जमाने के अंदर जहां चैलेंज आ रहे हैं मित्रों से, दुश्मनों से ज्यादा, ऐसे जमाने पर जब डिजास्टर्स आ रहे हैं, जब युद्ध छिड़ रहा है, जब लगातार डोमेस्टिक चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर यूरोप चाह रहा है कि एक एंकर ऑफ स्टेबिलिटी मिल जाए, जिससे मेरी नाव इस पूरे के पूरे ओशन के अंदर आसानी से निकल जाए। इसलिए उन्होंने चूज करा है भारत। और भारत भी देख रहा है कि यूरोप जैसा एक ताकतवर कॉन्टिनेंट
जो हमारे साथ टेक्नोलॉजी, ट्रेड, स्ट्रेटेजिक एरियाज के अंदर आगे बढ़ेगा, वो हमें ही शक्तिशाली बनाने में काम आएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी वैल्यूज एक है, डेमोक्रेसी को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर अब कोई लेक्चर नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि कौन कैसा है। असलियत के अंदर शेयर प्रैक्टिकलिटी बताती है कि यूरोप और इंडिया एक ही डेस्टिनी की तरफ है, वो है पीस, पाथ और प्रोग्रेस। थैंक यू।